जय भीम साथियों। भारतीय संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर भी इसे अपनाने के दशकों बाद भी हाशिए पर पड़े समुदायों के अनुभव इस मूलभूत वादे का खंडन करते रहते हैं। पिछले हफ्तों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना को लेकर विवाद के माध्यम से यह विरोधाभास स्पष्ट रूप से सामने आया। एक ऐसा स्थान जिसका उद्देश्य न्याय और तटस्थता का प्रतीक होना था, जिसे मान्यता का एक सीधा साधा कार्य होना चाहिए था, वह वैचारिक प्रतिरोध और जाति आधारित तनाव के युद्ध के मैदान में बदल गया। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाने के विरोध में चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हर समाज में इस तरह के कुंठित लोग होते हैं जो पुरानी मान्यताओं को आज भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको सर पर रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग सामंतवादी, जातिवादी और अब हमने नया नाम जो दिया है वो है जाति आतंकवादी। आतंकवादी आप समझो, ये जातंकी जाति आतंकवादी जो लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनको कांशीराम साहब कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूं, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। इनको बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं। आपको पता है मनुस्मृति किसने जलाई? बाबा साहब अंबेडकर ने ब्राह्मण समाज के एक आदमी को समझाया कि भाई ये मनुस्मृति तो महिलाओं के खिलाफ है और आप कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो आपको इस मनुस्मृति को जलाना चाहिए। तभी तो मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया। आगे चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि किसी को ज्यादा दबाने का काम करोगे तो कल वो आदमी डट के खड़ा हो जाएगा। फिर क्या करोगे? ग्वालियर में यही तो हुआ है और ग्वालियर जैसी सिचुएशन कहीं और जगह बन सकती है। इसीलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं अपने लोगों से कह रहा हूं कि मैं आपकी शक्ति को जानता हूं। इस चर्चा के केंद्र में युवा दलित नेता और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, जो जाति उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे हैं। विवाद के दौरान उनके बयानों ने न केवल प्रतिमा का विरोध करने वालों को चुनौती दी है, बल्कि सामाजिक राजनीतिक शब्दावली में एक नया और उत्तेजक शब्द भी पेश किया है, जाति आतंकवादी। इस मुद्दे को लेकर उनकी व्याख्या उन गहरे अंतर्धाराओं पर प्रकाश डालती है जो आज भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित कर रही हैं, विशेष रूप से प्रतीकात्मक दावेदारी और जड़ जमाए हुए जातिगत पदानुक्रम के बीच संघर्ष पर। विवाद तब शुरू हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत से प्रेरित और कानून और न्याय में उनके योगदान का सम्मान करने की चाहत रखने वाले वकीलों के एक समूह ने ग्वालियर उच्च न्यायालय के परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और उसे वित्त पोषित किया। इस योजना को शुरू में न्यायालय प्रशासन द्वारा मंजूरी दी गई थी। हालांकि इस कदम को उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के एक वर्ग से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तर्क दिया कि यह स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश का उल्लंघन करेगी जो न्यायालय परिसर के भीतर मूर्तियों के निर्माण को हतोत्साहित करता है। जबकि आपत्ति कानूनी और प्रक्रियात्मक भाषा में थी, आलोचकों ने तुरंत इसके वैचारिक आधारों की ओर इशारा किया। कई लोगों के लिए यह वैधता का सवाल नहीं था, बल्कि न्यायपालिका जैसे कुलीन और पारंपरिक रूप से ब्राह्मणवादी संस्थानों में दलित प्रतिनिधित्व को दबाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। वही परिसर जहां औपनिवेशिक युग के न्यायाधीशों, राष्ट्रवादी प्रतीकों या पौराणिक हस्तियों की मूर्तियां जगह पा सकती थीं, अचानक उस व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गईं जिन्होंने भारत के संविधान को आकार दिया और उत्पीड़ितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। विरोध के जवाब में चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक साहसिक और तीखा खंडन जारी किया। अपनी विशिष्ट शैली में उन्होंने मामले को केवल प्रक्रियात्मक विवाद के रूप में देखने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सतह के नीचे छिपी जाति आधारित शत्रुता को उजागर किया। उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति जो ऐसे प्रतीकों के माध्यम से उत्पीड़ित पहचानों के दावे का विरोध करना जारी रखते हैं, वे केवल प्रतिगामी नहीं हैं, वे जाति आतंकवादी हैं। उन्हें इस तरह लेबल करके रावण ने एक महत्वपूर्ण बयानबाजी की। जाति आतंकवादी शब्द जातिवाद की वैचारिक हिंसा को आतंकवाद के सामाजिक नुकसान के बराबर करता है।
यह तुलना कर्कश है, शायद जानबूझकर ऐसा किया गया है। यह एक ऐसे मुद्दे को तत्काल महत्व देता है जिसे कई विशेषाधिकार प्राप्त भारतीय अनदेखा या कम महत्व देना पसंद करेंगे। रावण ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोग तटस्थ आधार पर अंबेडकर की मूर्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जाति पदानुक्रम को बनाए रखने में सक्रिय रूप से निवेश कर रहे हैं। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा, हम ऐसे लोगों को सामंती जातिवादी कहते हैं और अब हमने उन्हें जो नया नाम दिया है वह है जातिवादी आतंकवादी। ये वे लोग हैं जिनके लिए कांशीराम साहब कहते हैं, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं। कांशीराम की विचारधारा का यह आह्वान महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कांशीराम ने व्यक्तियों और ब्राह्मणवाद की विचारधारा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किया। एक ऐसी व्यवस्था जो जातिगत श्रेष्ठता और दलितों और अन्य उत्पीड़ित जातियों के हाशिए पर जाने को बढ़ावा देती है। चंद्रशेखर की बयानबाजी इसी विरासत से प्रेरित है, जिसमें जाति की विचारधारा को असली दुश्मन के रूप में पहचाना जाता है, न कि किसी एक समुदाय को। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की छवि भारत में दलितों के मुखर होने के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है। एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता अंबेडकर जाति उत्पीड़न के खिलाफ बौद्धिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत भर के दलितों और बहुजनों के लिए उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, यह गरिमा, संघर्ष और उम्मीद का एक जीवंत प्रतीक है। विश्वविद्यालयों, पार्कों और सार्वजनिक संस्थानों में उनकी मूर्तियों की स्थापना अक्सर सामाजिक न्याय के बैरोमीटर के रूप में काम करती है। वे पत्थर और कांस्य से कहीं ज्यादा हैं। वे उन जगहों पर मौजूदगी की घोषणा है जहां ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को बाहर रखा गया है। यही कारण है कि ग्वालियर उच्च न्यायालय में उनकी मूर्ति की स्थापना को रोकने के प्रयास इतने भावनात्मक और राजनीतिक महत्व रखते हैं। इसे न सिर्फ अंबेडकर की स्मृति का अपमान माना जाता है, बल्कि लोकतंत्र की एक प्रमुख संस्था न्यायपालिका से दलित पहचान को मिटाने के रूप में भी देखा जाता है। कानूनी तटस्थता या संस्थागत पूर्वाग्रह। प्रतिमा के विरोधियों का दावा है कि अदालतों को तटस्थ रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की स्थापना, चाहे वह कितना भी पूजनीय क्यों न हो, उस तटस्थता से समझौता कर सकती है। जबकि इस तर्क की कानूनी वैधता पर बहस हो सकती है, यह एक गहरा सवाल उठाता है, हम किसकी तटस्थता को बनाए रख रहे हैं? ऐसे देश में जहां न्यायिक नियुक्तियों, निर्णयों और कानूनी प्रक्रियाओं में भी जातिगत पूर्वाग्रह व्यापक रूप से प्रलेखित हैं, तटस्थता का आह्वान अक्सर यथास्थिति के लिए ढाल के रूप में कार्य करता है। यह मानता है कि मौजूदा व्यवस्थाएं तटस्थ हैं, जबकि वास्तव में वे भारतीय समाज के संरचनात्मक असंतुलन को दर्शाती हैं। इस अर्थ में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा इस भ्रम को चुनौती देती है। यह उस चीज को दृश्यमान बनाती है जिसे व्यवस्था अक्सर अदृश्य बनाने की कोशिश करती है, जाति। इस प्रकार विवाद मूर्तियों के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि किसे याद किया जाता है और किस स्थान पर। यह इस बारे में है कि किसे बोलने की अनुमति है और किसकी चुप्पी को संस्थागत बना दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था, किसी भी समाज की प्रगति उसके सबसे कमजोर सदस्यों की प्रगति पर निर्भर करती है। उस मानक के अनुसार न्यायपालिका, जिसे न्याय और संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने का काम सौंपा गया है, को सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे रहना चाहिए। हालांकि जब जाति की बात आती है तो न्यायपालिका अक्सर हिचकिचाहट दिखाती है। अध्ययन और वास्तविक साक्ष्य बताते हैं कि दलितों का न्यायाधीशों के बीच कम प्रतिनिधित्व है और कानूनी व्यवस्था के साथ उनके अनुभव पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं। इसीलिए ग्वालियर उच्च न्यायालय में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का विरोध समावेशिता के लिए एक व्यापक संस्थागत प्रतिरोध का प्रतीक है। उनकी प्रतिमा स्थापित करना केवल स्मरणोत्सव का कार्य नहीं होगा, यह न्यायपालिका की अपनी कमियों की मान्यता और उन्हें सुधारने के लिए एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता होगी। विवाद ग्वालियर तक ही सीमित नहीं रहा है। मायावती समेत प्रमुख दलित नेताओं ने मूर्ति के विरोध की निंदा की है।
कड़े शब्दों में दिए गए बयान में उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर विरोधी मानसिकता कई संस्थानों में जीवित और अच्छी तरह से मौजूद है। समय आ गया है कि हम ऐसी सोच को खारिज करें और अपने सम्मान के अधिकार पर जोर दें। उन्होंने मूर्ति को तुरंत और पूरे सम्मान के साथ स्थापित करने का आह्वान किया। यह प्रतिक्रिया व्यापक बहुजन राजनीतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अंबेडकरवादी समूह जातिवादी संरचनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए चुनावी और सांस्कृतिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़क पर विरोध प्रदर्शन से लेकर सोशल मीडिया अभियानों तक भारतीय सार्वजनिक जीवन में अंबेडकर के उचित स्थान की मांग जोरदार और अधिक संगठित होती जा रही है। चंद्रशेखर द्वारा जातिगत आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल चुनौती रहित नहीं रहा है। आलोचकों का तर्क है कि जातिवाद को आतंकवाद के बराबर मानने से दोनों की गंभीरता कम हो जाती है। हालांकि ऐसी आलोचना अक्सर मुद्दे से भटक जाती है। इस शब्द का मतलब आतंकवाद को कमतर आंकना नहीं है, बल्कि जातिगत पदानुक्रमों द्वारा की जाने वाली दैनिक, संरचनात्मक और मनोवैज्ञानिक हिंसा को उजागर करना है। यदि आतंकवाद नियंत्रित करने या दबाने के लिए भय और हिंसा का व्यवस्थित उपयोग है, तो जातिगत आतंकवाद ठीक उसी तरह काम करता है, बहिष्कार, अपमान और संस्थागत चुप्पी के माध्यम से। सामाजिक आंदोलनों में भाषा मायने रखती है। जिस तरह अस्पृश्यता, दलित और बहुजन जैसे शब्दों ने जाति के विमर्श को फिर से परिभाषित किया है, उसी तरह जातिगत आतंकवादी जैसे नए शब्द उत्पीड़ितों की नैतिक स्पष्टता को तेज करने का काम करते हैं। वे समाज को जाति के नैतिक आयामों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं, न कि केवल अतीत के अवशेष के रूप में, बल्कि अन्याय की एक जीवित, सांस लेने वाली प्रणाली के रूप में। चाहे मूर्ति कल स्थापित हो या महीनों बाद, इसने जो आंदोलन छेड़ा है वह भारत के सामाजिक विमर्श को नया रूप दे रहा है। इस विवाद ने दिखा दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं हैं। उन्हें अदालतों, सड़कों और लाखों लोगों के दिमाग में जिया और लड़ा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी जमीनी अपील और साहसिक बयानबाजी के साथ नेताओं की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सांकेतिक इशारों या विलंबित न्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे को लेकर उनकी सोच स्पष्ट रूप से सीधी है। न केवल व्यक्तियों को, बल्कि उन संस्थानों को भी चुनौती दे रही है जो जातिगत विशेषाधिकार को सक्षम बनाते हैं। भारत एक चौराहे पर खड़ा है। यह कानूनी शब्दावली के पीछे छिपना और तटस्थता का भ्रम बनाए रखना चुन सकता है, या यह बदलाव की असुविधा को स्वीकार कर सकता है और कट्टरपंथी समावेश की आवश्यकता को पहचान सकता है। ग्वालियर उच्च न्यायालय में अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करना न केवल एक व्यक्ति का सम्मान करेगा, यह संविधान द्वारा वादा किए गए न्याय के दृष्टिकोण की पुष्टि करेगा। आप जानते हैं कि हम इस वीडियो से क्या निष्कर्ष निकलता है। ग्वालियर उच्च न्यायालय में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का संघर्ष भारत में प्रतिनिधित्व, सम्मान और समानता के लिए बड़ी लड़ाई का एक सूक्ष्म रूप है। यह याद दिलाता है कि प्रतीक केवल सजावटी नहीं होते, वे मूल्यों और दृष्टिकोणों की घोषणाएं हैं। चंद्रशेखर रावण के हस्तक्षेप ने स्थानीय विवाद को जाति, न्याय और संस्थागत जिम्मेदारी के बारे में राष्ट्रीय बातचीत में बदल दिया है। जैसा कि अंबेडकर ने खुद कहा था, मन की खेती मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वर्तमान समय की मांग है कि हम न केवल अपने मन बल्कि अपने विवेक को भी विकसित करें, एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए जहां न्याय की मूर्तियां केवल संगमरमर या कांस्य की न हों, बल्कि सभी नागरिकों की जीवित वास्तविकता में परिलक्षित हों। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।